रमन, राहुल और नेहा जो पिकनिक मनाकर जंगल के रास्ते से घर की ओर वापस लौट रहे थे, लेकिन जंगल के बीचों बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। रात का वक्त था और जंगल का वह सुनसान रास्ता जहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिख रहा था। सिर्फ जंगल की सुनसान सरसराहट और पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरते पत्तों की आवाज ही आ रही थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही बिखरा था और शोर था तो सिर्फ खामोशी और डरावनेपन का। तभी तीनों गाड़ी के बाहर आकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। तभी रमन कहता है, गाड़ी भी अभी खराब होनी थी। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? और कोई आदमी भी तो इस सुनसान सड़क में दिख नहीं रहा है। तभी राहुल कहता है, लेकिन हम रुक भी नहीं सकते। मुझे नहीं लगता इस सुनसान जंगल के रास्ते पर कोई होटल या घर भी होगा। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। चलो आगे कुछ देर चलकर देखते हैं, शायद कोई आदमी या घर दिख जाए जहाँ पर हमारी कुछ मदद हो जाए। लेकिन नेहा एकदम डरी और घबराई खड़ी हुई थी। तभी रमन उससे पूछता है कि तू इतना चुपचाप और डरी हुई क्यों खड़ी है। तब नेहा कहती है कि मैंने सुना है कि इसे भूतिया रोड कहते हैं। यहाँ से कुछ दूर पर ही एक शापित और डरावनी हवेली है। कहते हैं वहाँ जो भी गया है वो कभी वापस नहीं लौटा है। राहुल उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और ये ठीक बताया तुमने। अगर हमें आज कोई मदद नहीं मिलती है तो हम उस हवेली पर ही आज रात रुकेंगे, और इसी बहाने मैं भी भूत को देख लूंगा। और हंसने लगता है। और तीनों पैदल उसी सुनसान रास्ते पर मदद की तलाश में आगे बढ़ते हैं। दूर तक चलने के बाद भी उन्हें कोई नजर नहीं आता है। तीनों पैदल चलकर थक चुके थे, लेकिन चलने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नेहा जो पहले से ही डरी हुई थी, वो इन सुनसान रास्तों को देखकर और भी हैरान हो रही थी, और साथ में रमन भी घबराने लगा थे, क्योंकि इतना दूर चलने के बाद भी किसी आदमी या किसी घर का दिखाई ना देना रमन को उसको सोचने पर मजबूर कर देता है। वह अपने मन ही मन सोचता है कि कहीं नेहा की कही हुई बात सच तो नहीं है। अजीब फुसफुसाहट, जैसे पेड़ और हवाएं भी उन्हें सावधान कर रहे हों। वापस जाओ, यहाँ सिर्फ मौत है। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। किसी की जाली हुई आंखें उन पर टिकी हैं। हर कदम के साथ मौत का साया करीब आता जा रहा था। जंगल की हर शाख, हर पत्ता, हर परछाई उन्हें निगलने को तैयार थी। तीनों पैदल चलकर अपनी गाड़ी से बहुत दूर आ जाते हैं और थक कर सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, लेकिन कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था और ना ही कोई गाड़ी रोड से गुजर रही थी। नेहा का डर बढ़ता जा रहा था और रमन भी मन ही मन डरा हुआ था। लेकिन राहुल, जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, वह चुपचाप बैठा था। रात और घनी हो चुकी थी और अंधेरा भी घनघोर था। चारों तरफ सन्नाटा फैल चुका था और जंगल से जंगली जानवरों की अजीब और डरावनी आवाज आ रही थी। किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। सब इसी सोच में थे कि आखिर आज की रात कहाँ गुजारी जाए। लेकिन तभी वहां अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश से बचने के लिए तीनों वहां से उठकर भागने लगते हैं। घने जंगल के साए से निकलते ही तीनों दोस्तों की नजर सामने खड़ी एक खौफनाक हवेली पर पड़ी। टूटी फूटी दीवारें, झरझर छत और अजीबोगरीब निशान, जैसे हवेली पर वक्त के साथ साथ किसी श्राप की छाया बिछाई हो। मानो यह जगह किसी को भी अंदर आने से रोकना चाहती हो। पर हवेली के दरवाजे पर अजीब सी खरोचों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर जाने की नहीं बल्कि बाहर निकलने की कोशिश की हो। दरवाजे की दरारों से ठंडी हवा बाहर निकल रही थी। दरवाजे पर लटके पुराने लोहे के हैंडल पर खून जैसे गहरे धब्बे नजर आ रहे थे। हवा के एक झोंके ने पुराने खंडहर में किसी के धीमे धीमे बुदबुदाने की आवाज ला दी। कोई सिसक रहा था, कोई बड़बड़ा रहा था, कोई दर्द में कराह रहा था।
तेज बारिश और गाड़ी खराब होने के कारण राहुल ने उस हवेली में रात गुजारने का फैसला किया। वह कहता है, देखो, शायद ये कोई हवेली है, क्यों ना आज की रात यहीं गुजारी जाए। वैसे भी अभी तक हमें कोई आदमी नहीं मिला है और ना ही कोई घर। मुझे नहीं लगता कि अब इस सुनसान जंगल के रास्ते में हमें कोई आदमी मदद के लिए मिलेगा, इसलिए आज रात यहीं पर ठहर जाते हैं। तभी रमन कहता है, ये हवेली तो बहुत पुरानी दिख रही है, शायद ही कोई यहाँ पर रहता भी होगा या नहीं, ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। चलो चलकर देखते हैं। लेकिन नेहा, जिसने इसी रास्ते पर किसी डरावनी भूतिया हवेली के बारे में पहले से ही सुन रखा था, वह वहां जाने से डर रही थी। वह मन ही मन यह सोच रही थी कि ना जाने हवेली के अंदर क्या होगा। आखिर इतनी सुनसान और जंगल में यह हवेली, और यहाँ पर कोई दिख भी तो नहीं रहा है। तरह तरह के ख्याल उसके मन के अंदर आ रहे थे और मन ही मन वह डर रही थी। वह हवेली के अंदर तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन रमन और राहुल के कहने पर वह वहां जाने को तैयार हो जाती है, और इसके अलावा रास्ता भी तो नहीं था। और तीनों हवेली के अंदर जाने का निर्णय लेते हैं। हवेली के अंदर पहुंचने पर वे देखते हैं कि हवेली एकदम सुनसान है। उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कितने सालों से हवेली बंद पड़ी हो और कोई भी ना वहां पर आया हो और ना ही गया हो। बस दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें टंगी हुई थीं। तीनों दोस्त हवेली के अंदर कमरे के चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमरे के कोनों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। खिड़कियों से अंदर आती हल्की रोशनी हवेली को और डरावना बना रही थी। बाहर से सुंदर दिखने वाली हवेली अंदर से एकदम सुनसान और मनहूस थी। ऐसा लग रहा था जैसे जो एक बार हवेली के अंदर आ गया वह कभी बाहर ही नहीं जा पाया है। अजीब सी आवाजें आ रही थीं। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तीनों दोस्तों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनको घूर रहा हो और उनका पीछा कर रहा हो। हवेली के अंदर पहुंचने पर उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आए हों, बल्कि किसी अनजान ताकत ने उन्हें यहाँ पर खींच लाया हो। तभी रमन कहता है, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है और पूरी हवेली खाली और सुनसान है। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो, हमें सुन रहा हो। क्या हमारा यहाँ पर रुकना ठीक रहेगा? तब नेहा कहती है कि मुझे भी बहुत डर लग रहा है और घबराहट हो रही है, और कहीं ये वही हवेली तो नहीं जिसके बारे में मैंने सुन रखा है। तभी राहुल कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। यह हवेली शायद बहुत दिनों से बंद पड़ी थी, इसलिए अंदर कमरों में धूल भरी पड़ी है और चारों तरफ अंधेरा है। पास में जंगल है, इसलिए ये जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हैं। तुम दोनों बेकार में ही डर रहे हो। मुझे तो आज रात यहीं पर ही रुकना है। चलो चलकर देखते हैं, आगे शायद और भी कमरे हैं। तीनों हवेली के दूसरे कमरों की तरफ बढ़ने लगते हैं। चलते हुए कमरे के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। वहीं कोने में एक औरत बैठी नजर आती है, जिसके उलझे हुए लंबे बाल लाल साड़ी में लिपटे हुए हैं। उसका सिर झुका हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं और उसके आसपास अजीब सा धुआं उठ रहा है। वह लगातार रोए जा रही है। इस हालत में देखकर तीनों दोस्तों की सांसें थम जाती हैं। तभी रमन हिम्मत जुटाकर उस औरत से पूछता है, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम इतना जोर जोर से रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? लेकिन वो औरत कोई जवाब नहीं देती है और लगातार रोती रहती है।
देखते ही देखते हवेली के चारों ओर से अजीब अजीब रोने की आवाजें आने लगती हैं। हवेली का माहौल बिल्कुल खौफनाक हो जाता है। ऐसा लगने लगता है जैसे किसी भी पल यहाँ कुछ भी हो सकता है। तभी वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है। तभी वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तुमने हमें जगा दिया। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हम सब यहाँ वर्षों से रह रहे हैं। जो एक बार आया उसकी रूह यहीं कैद हो गई। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग यहाँ अपने आप आए क्योंकि तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई? नहीं, तुम लोग यहाँ हमारी मर्जी से आए। भागने की कोशिश मत करना क्योंकि अब इस हवेली के रास्ते तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। सब मारे जाओगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा कहते हुए आसपास कई आत्माएं घूमने लगती हैं। तभी वो तीनों भागकर दूसरे कमरे में आ जाते हैं। तीनों दूसरे कमरे के अंदर आ जाते हैं। तभी रमन की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर जाती है जिसमें एक डरावना साया दिख रहा था। तीनों उस तस्वीर को लगातार देखते रहते हैं लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उस भूतिया साये को देखकर घबरा रहे थे। तभी रमन के मन में ख्याल आता है, क्यों ना इस तस्वीर को ही तोड़ दिया जाए। रमन तुरंत जाकर जैसे ही उस तस्वीर पर अपना हाथ मारता है, तस्वीर से दिखाई देने वाली परछाई, निकलने वाला धुआं और आग सब अचानक गायब हो जाते हैं। हवेली में गूंजने वाली सभी डरावनी आवाजें बंद हो जाती हैं। औरत की चीखें भी कुछ देर के लिए थम जाती हैं। हवेली का माहौल अब बिल्कुल शांत हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक सपना था। तभी रमन कहता है, यह अच्छा मौका है। सब कुछ एकदम शांत हो गया है। न कोई दिख रहा है और न ही कोई आवाज आ रही है। यह यहां से भागने का सही मौका है। पता नहीं वो कब वापस आ जाए। उनके आने से पहले हमें यहां से फौरन निकल जाना चाहिए। अब और यहां नहीं रुकना चाहिए। लेकिन राहुल, जो शुरुआत से ही नेहा की बातों का मजाक उड़ा रहा था, हवेली के अंदर हुई इन भयानक घटनाओं को देखकर पूरी तरह सहम गया था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरे सदमे में चला गया हो। तभी नेहा घबराते हुए कहती है, रमन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस हवेली में आना हमारे लिए सही नहीं होगा, लेकिन राहुल की जिद और बेवकूफ़ी की वजह से हमें रुकना पड़ा। लेकिन अब और नहीं, चलो हम सब फौरन यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि कोई आ जाए। और इतना कहकर तीनों भागते हुए हवेली से बाहर निकल आते हैं। किसी तरह अपने अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन उस रात हुए हादसे को भूल नहीं पाते। वो डरे सहमे सो जाते हैं। अगली सुबह रमन के घर में फोन की घंटी बजती है। वह फोन उठाता है। दूसरी तरफ नेहा की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। हेलो रमन, मैं नेहा बोल रही हूँ। अभी अभी मेरे पास राहुल की मम्मी का फोन आया था। उन्होंने कहा राहुल अभी तक घर नहीं लौटा है, वो कहाँ है? नेहा की बात सुनकर रमन की आंखें फट जाती हैं। उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगते हैं। वो सोचता है, राहुल तो कल रात हवेली से मेरे साथ ही घर लौट आया था, फिर उसकी मम्मी ने ऐसा क्यों कहा? क्या वो राहुल नहीं था या फिर कहीं कोई छलावा तो नहीं? अगर वो राहुल नहीं था तो फिर जो हवेली से उनके साथ आया वो कौन था? और असली राहुल कहाँ है? रमन उलझनों में घिरा हुआ इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर दीवार पर जाती है जहाँ खून से लिखा होता है, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी।
ये देखते ही रमन के चेहरे पर डर की लकीरें खींच जाती हैं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है।